अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी न जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती रही। रमन का एहसास या तो बढ़ता जाता था या फिर उस पर पागलपन हावी होता जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहाँ दिखाई देता और लगता है कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा, तभी मेरी नज़र पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ खड़ा हुआ है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन रोष से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए। उसके बजाय अब शोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे गई। घबराकर कांपती आवाज़ में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन में लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चीख उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त है। शर्मा जी ने ही पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैंने अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा भी लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए। फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, क्या बात है? चाहा कि बात कह दूं लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है वह कह दूं, क्योंकि इसके बिना ये परिस्थिति गंभीरता नहीं समझेंगे। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान नहीं मिला। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊँगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खीज से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना न होता तो मैं आती क्यों, और वहाँ उन सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रहती थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर फेंक कर नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो ले,
शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जवान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी नहीं था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाज़ा खोला बंद किया करूँगी। दरवाज़ा खुलते ही आहट हुई और शोभन की आवाज़ें आई। माँ तुम? कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते ही वे निकट आए और फिर माँ से संकोच से अलग हट गए। हाथ मुँह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोली, क्या बात थी, आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बहस ही कर पड़े। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में तो मुझे भी लगा कि भूल गई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी भी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधों को भींचकर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया। फिर कान के पास ओठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे भी नहीं हुआ। पहली बार मैं टाल गई बात को। बोली, कुछ भी तो नहीं है, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी न जाए, ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे भी मालूम था। मैं यह भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं, तब तक वे बात को टलने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बात बताओ ना, क्या है? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमन की वह घटना इनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुमान मुझे था, किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरे को विवश करना उन्हें आता है। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर ना आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुंबन ने होठों को बंद कर दिया। लेकिन कितनी देर? अंतर की बात चुंबन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमन की उस हरकत से एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाब ढीला हुआ। वह धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे और खोए हुए से कमरे में टहलने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर। वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग में घुटती रही। गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं।
चिंता ये है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा, मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होगा वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या छोटी सी बात भी स्कैंडल बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई, गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ, बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमन की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसू पोंछ लिया। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमन की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमन की भाभी की एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाए। रमन के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन को? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे ही एक बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रुदन की आवाज़ मन को कुछ ऐसे कुदेरती जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभो रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज़्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए कि वह सारा कांड शांत हो पाया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ गई थी। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी नहीं जल सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई सी नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से में देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन, अब क्या होगा? यह मनुष्यत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होगी। बेसुख से सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी, और इस सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले, उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहाँ। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई।
माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा, फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन, कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब ये जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम सब कहीं और चल कर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठी और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढुलक कर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ चुभ रहा है। शोभन भी कुछ न बोल सके। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज़ आई, यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद यह अब उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ न रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी आंखों से कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस नहीं हुआ कि ये सो जाएं। बाहर रात काफ़ी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस मकान से रोने की आवाज़ भी अब बंद हो गई। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहाँ कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा न था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न के उस क्षणों में मैं कब तक वहाँ खड़ी रही थी, नहीं कह सकती। वहाँ से हटी तो देखा वे उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े हैं। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, यह उनकी बंद आँखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर कहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से बिना कोई आहट किए पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठी रहकर मैं लेट गई। अवसाद मेरी सिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेंगी और अनायास मैं उनमें समा जाऊंगी, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया, गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह भी न पता।